आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको मैंने पिछले इसमें लेक्चर में बताया कि फर्स्ट ऑर्डर और जो जीरो ऑर्डर है उसकी जो है वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो है वो क्या आती है, ठीक है। रेट कांस्टेंट की बेसिकली वो इक्वेशंस थी। आपको मैंने ये जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन में भी बताया था कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जनरली क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये पाया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जनरली क्या होता है, वो डबल होता है या फिर ट्रिपल होता है जब हम टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या करते हैं, राइज करते हैं। आफ्टर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डबल्स और ट्रिपल्स, ठीक है। इसके लिए एक टर्म दी गई जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ये होता है रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। लेकिन ये वाला रेट कांस्टेंट होगा सपोज करो एट टेम्परेचर T और ये वाला होगा T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। हमने 10 डिग्री जो है वो बढ़ाया। सपोज करते हैं मैंने लिखा K एट 310 कैलोरी और डिवाइडेड बाय होगा K एट 300 कैलोरी, ठीक है। 10 डिग्री राइज करने पे ये होगा आपका रेट कांस्टेंट और ये क्या होगा 300 पे, ठीक है। और ये दोनों जो है इनकी जो वैल्यू होती है, जो कि मैंने बोला कि जो रेट होता है वो क्या होता है, वो डबल होता है। इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी डबल होगा। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू कोई 4 आ जाए, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, वो 2 हो जाए। तो ये जो होगा इसकी वैल्यू हमेशा 2 या फिर 3 होगी। ये कहलाता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ऐसा क्यों होता है कि जब हम ये टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो क्यों होती है डबल या ट्रिपल? बिकॉज कोलिजन थ्योरी के हिसाब से मैंने आपको बोला था कि रिएक्शन तभी होती है जब रिएक्टेड मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो कोलाइड करते हैं, ठीक है। और सभी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होती है, कुछ कुछ इनइफेक्टिव भी होती है। वही वाली कोलिजन्स इफेक्टिव होती है जिनकी एनर्जी जो है वो इक्वल टू होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स, उनको जो है वो एनर्जी मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, जिसकी वजह से जब वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन होती है और क्या लीड करता है, वो प्रोडक्ट लीड करता है। सो ऐसा क्यों होता है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू या रेट की वैल्यू जो है वो डबल या ट्रिपल होती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर? बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोज इफेक्टिव कोलिजन्स एंड thus lead the formation of product. As a result, so we can say that the rate of reaction increases, ठीक है। इसमें एक और टर्म आती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, सपोज करते हैं मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। इस साइड हमने लिखा एनर्जी और इस साइड हमने क्या लिखा, सपोज करते हैं मैंने लिखा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टेड कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है, सपोज करते हैं प्रोडक्ट कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है, और इन दोनों के बीच पे क्या होता है, एक बैरियर ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट R है, यहाँ पे क्या है आपका प्रोडक्ट P है। यहाँ से यहाँ तक इसकी एनर्जी है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ER से, और इनकी एनर्जी जो है वो यहाँ तक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं EP, where ER is the energy of reactant and EP is the energy of product। और क्या होता है, अगर इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उनको एक एनर्जी का बैरियर जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेंगे। इस एनर्जी के बैरियर को, ये जो मैंने पूरा दिखाया, इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ये होती है मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास होनी ही होनी चाहिए अगर उनको जो है वो प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो जीरो है? नहीं, किसी भी मॉलिक्यूल की अपनी कुछ जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी होती ही होती है। जैसे मैंने रिएक्टेंट जो है इधर जीरो पे नहीं लिखा, यहाँ पे क्या है, ये जीरो है, मैंने इतना लिखा, इसका मतलब इस रिएक्टेंट के पास जो है वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इस बैरियर में, इनके पास जो है वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, इनको खाली इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। और ये जो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं।
So what is activation energy? Activation energy is the energy supplied to the reactant molecules in their normal energy state so that their energy becomes equal to threshold energy. ठीक है, क्योंकि threshold ये पूरा है, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट वही होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या है ए की? ई ए इज द एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स in their normal energy states so that their energy becomes equal to threshold energy। ठीक है, कितनी बार से एनर्जी दोगे रिएक्टेंट को ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर बन जाए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, वो यहाँ पर इस पीक पे क्या बेसिकली क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक जो होता है एनर्जी लगती है और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब यहाँ पे पहुँचता है ना, यहाँ पे एक कम्प्लेक्स बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहते हैं। सपोज करते हैं, मैंने बताया आपको हाइड्रोजन आयोडीन के साथ कंबाइन करके जो है वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें हाइड्रोजन ऐसे होगा और आयोडीन को देखें तो ऐसे होगा। ठीक है, आयोडाइड। तो इन दोनों ने क्या करना है? कंबाइन करना है। सिंपल कंबाइन नहीं होगा, सबसे पहले क्या होगा? एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। ठीक है, या फिर ट्रांजिशन स्टेट कहेगी, ये सॉरी बनेगी, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन कम्प्लेक्स कहते हैं। जिसमें क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा, ये क्या होगा? ये पार्शियली ब्रोकन होगा। वेयर HI के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? ये पार्शियली फॉर्म्ड होगा। नए बॉन्ड जो है वो टूटते हैं, जो पुराने बॉन्ड जो है वो टूटते हैं, नए बॉन्ड जो है वो बनते हैं। जब बॉन्ड ब्रेकेज होती है तब एनर्जी क्या होती है? लगती है। जब बॉन्ड जुड़ते हैं तब एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो क्या होता है इस केस में? क्या होता है? ये जो आपके पास कम्प्लेक्स होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन कम्प्लेक्स कहते हैं, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसी के बाद क्या होता है? जो कंप्लीट ब्रेकेज होती है, दैट इज जो आपके पास हाइड्रोजन होता है, नया बॉन्ड जो है वो बनता है, HI के बीच में जो है नए बॉन्ड बनते हैं और इसी दौरान क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। यहाँ से यहाँ तक जो होता है बॉन्ड ब्रेकेज होती है और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो क्या होता है? एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, अब दो केसेस होते हैं आपके पास, दो तरीके की रिएक्शन होती है। एक होता है आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो मैंने दिखाया है जैसे एक्सोथर्मिक ग्राफ। एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। क्यों होती है एनर्जी रिलीज? क्योंकि इस केस में देख रहे हो, मैंने आप खुद से ही जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, मैंने बताया कि रिएक्टेंट जो है वो क्या है? वो इस वाले स्टेट पे कहीं पे जो है वो प्रेजेंट है और इसकी एनर्जी जो है वो इतनी है। और अब देख रहे हैं प्रोडक्ट इससे जो है वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो इतनी है, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है। एनर्जी जितनी कम होती है किसी भी सब्सटेंस की, उतना ही ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। एक लेस स्टेबल चीज से वो स्टेबल चीज जो है वो बनी है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? सपोज करते हैं कि इस रिएक्शन को होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है वो लग रही है 50 किलो जूल पर, सपोज करते हैं। ठीक है, जो एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है वो क्या लग रही है? 50 किलो जूल की लग रही है। दैट इज यहाँ से यहाँ तक जो है हमने क्या किया? बाहर से इसको एनर्जी दे दी ताकि क्या हो जाए? ताकि ये जो आपके पास पुराने बॉन्ड है वो टूट जाए। ठीक है, जब बॉन्ड टूट गए अब नए बॉन्ड जो है वो बनने हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक आपको इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लग रही है। लेकिन जब रिलीज की बात हो रही है तो इसने जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी जो है वो क्या किया है? रिलीज किया। इसका मतलब 50 से ज्यादा किया। सपोज करते हैं इससे एनर्जी कितनी जो है वो रिलीज की? वो 60 किलो जूल की एनर्जी जो है वो रिलीज की। इसको लग रही है 50 की एनर्जी, लेकिन ये छोड़ रहा है कितना? 60 किलो जूल की एनर्जी। इसका मतलब 10 जो है वो क्या कर रहा है? ये रिलीज कर रहा है। और वही 10 जो है वो क्या होंगे? बार बार इसमें जो है वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, यूज होते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं 10 किलो जूल की एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है इस केस में।
चूंकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के दौरान ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, दैट मीन वही एनर्जी जो है वो क्या होगी, बार बार जो है वो यूज होगी इस रिएक्शन के दौरान। इसीलिए एक्सोथर्मिक के केस में आपको जो है वो बाहर से एनर्जी जो है वो नहीं लगती है उस रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है वो कम होता है, या ये बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स के बाद जो है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू वो वाली एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये है केस एक्सोथर्मिक का। लेकिन एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में उल्टा होता है। इस केस में क्या होता है, सपोज करते हैं वही ग्राफ है मेरे पास, इस साइड हम लेंगे एनर्जी को और इस साइड लेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे कहीं जो है वो क्या किया मैंने, जो है वो रिएक्टेंट लिया और मान के चलते हैं कि इधर कहीं मेरा जो है वो प्रोडक्ट है, ये मेरे पास R है, इस केस पे ये क्या है, वो P है। बैरियर जो है इस केस पे भी पास कर रहा है, ठीक है। सपोज करते हैं कि इतनी इसकी जो है वो क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। यहाँ पे जो है इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट के पास है, इसका मतलब ये क्या होगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और चूंकि प्रोडक्ट ऊपर है, इसका मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है आपके पास, प्रोडक्ट के पास है, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका AP होगा। इस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, इसका मतलब प्रोडक्ट अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो एक स्टेबल चीज से अनस्टेबल चीज जो है वो बनानी है, इसका मतलब एनर्जी लगेगी। इस केस में भी वही मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये आपका जो केस है, दिस इज एंडोथर्मिक। मान के चलते हैं कि आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ रही है इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, इतना, वो क्या है आपके पास, वो 50 किलो जूल की एनर्जी आपको लग रही है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है, लेकिन जब इसे रिलीज किया, जब नए बॉन्ड जो है वो बने, प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है, उस केस में जो है वो एनर्जी कम छोड़ रहा है। क्या ये पूरा 50 है, इतना जो है ये कम छोड़ रहा है। सपोज करते हैं इसे जो है 40 किलो जूल की एनर्जी ही जो है वो छोड़ी। याद रखना कि हर रिएक्शन में जब भी प्रोडक्ट बनते हैं जो है वो क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज करते ही करते हैं। लेकिन एक्सो के केस में वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं और एंडो के केस में क्या होता है, वो कम एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको एनर्जी लगती। अब देखो यहाँ पे जो है वो 40 ही किलो जूल की एनर्जी ये छोड़ रहा है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आपको कितना जो है वो रिक्वायरमेंट है, वो 50 रिक्वायरमेंट है। एनर्जी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 50 किलो जूल की एनर्जी होनी ही होनी चाहिए। अब चूंकि ये 40 ही छोड़ रहा है, इसका मतलब आपको बाहर से एनर्जी 10 जो है वो देनी ही देनी पड़ेगी। इसीलिए जो आपका एंडोथर्मिक का केस होता है, उस केस में एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है। सो ये क्या था आपको कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या होता है, और एंडो एक्सो के केस में जो है वो कैसे इनकी एनर्जी जो है वैल्यू जो है वो डिफर करती है, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कहते हैं एर्नीनियस इक्वेशन। ये लास्ट टॉपिक है आपके इस यूनिट का, एर्नीनियस इक्वेशन। एर्नीनियस इक्वेशन जो है 1889 में जो है वो एर्नीनियस ने दी, और इसने जो है वो क्या दिया, डिपेंडेंस ऑफ के ऑन टेम्परेचर, दैट इज रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के साथ जो है वो कैसे चेंज होता है। और इसका जो इक्वेशन है वो क्या होता है, K is directly proportional to E minus EA divided by RT, ठीक है। और ये जो K होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज A E minus EA divided by RT। अब ये इक्वेशन जो है वो आई केस है, थोड़ा सा उसके बारे में देखो। बेसिकली ये ग्राफ बनाया एर्नीनियस ने, किस किस के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच में। मान के चलते हैं कि इधर कोई जो एनर्जी है वो क्या है, EA, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और इसने जो ग्राफ दिखाया वो कुछ ऐसा जैसा ग्राफ था। सपोज करते हैं ये वाला जो ग्राफ है वो क्या है आपके T टेम्परेचर पे, ठीक है। T टेम्परेचर पे जो है वो ये ग्राफ है। इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं, सपोज करते हैं इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो क्या है, वो इतनी है, ठीक है। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो क्या है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है सपोज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा भी होगी तो रिएक्शन जो है वो होगी ही होगी। इसका मतलब कि ये जो आपके पास है इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, आप देख रहे हैं ज्यादातर मॉलिक्यूल में एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, बल्कि क्या है, उससे कम है।
कितने मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स जो एक्टिवेशन एनर्जी को पोजेस कर रहे हैं वो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और ये बाकी सब है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा अगर किसी की एनर्जी होती है इसका मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इफेक्टिव कोलिजन जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इससे जो आपका प्रोडक्ट जो है वो आसानी से जो है वो बनेगा। ये था टी टेम्परेचर पे। जब इसने क्या किया, सपोज करो किसी दूसरे टेम्परेचर पे क्या किया, टेम्परेचर राइज करने पे अब इसको कुछ ऐसा जैसा ग्राफ आया, आप देखोगे कि आप बोलोगे टेम्परेचर जो है वो कम, टेम्परेचर कम नहीं हुआ, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बता रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कम करने पे आप देख रहे हो कि अब मैंने क्या किया, मैं पहले वाले ग्राफ को थोड़ा हटा दूं, इस दूसरे वाले ग्राफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। इस केस में क्या है, जो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी वो इधर आ रही है, और इस केस में आप लोग देख रहे हो कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, इतने न, पहले इतने ही थे, थोड़े से मॉलिक्यूल्स थे, जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इतने और मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड हो गए, जिनमें क्या है, जो एनर्जी पोजेस कर रहे हैं इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी वो भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट पोजेस एक्टिवेशन एनर्जी वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो रेट था इस केस में, इसने बोला कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बराबर, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपका रेट होगा। और वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी, e raised to -EA divided by RT. This represents the fraction of molecules containing activation energy. So जो रेट होता है, आप जानते हो कि जो रेट होता है वो क्या होता है, is equal to K concentration power N। क्योंकि रेट और जो रेट कांस्टेंट है उसके बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब रेट की जगह पे हम रेट कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे K भी लिख सकते हैं। इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटा दोगे, यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज A, उसके बाद बाकी के जो है वो सेम। ये और ये रिलेशन जो बिल्कुल क्या है, वो सेम है। तो ये कहानी है किसकी, एरिनेस इक्वेशन की, कि एरिनेस इक्वेशन जो है वो आती कैसे। ये K जो है इस केस में ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट को, A रिप्रेजेंट कर रहा है एरिनेस फैक्टर बोलो या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलो, अपनी मर्जी, या फिर इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। where EA represents the activation energy, R represents the gas constant, value is 8.314 joule per Kelvin mole, T is the temperature। ठीक है, ये थी अर्गेनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन से आप एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करते हैं हम क्या लेंगे, इसी इक्वेशन में क्या लेंगे, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द वन फॉर्म ऑफ एरिनेस इक्वेशन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमें क्या मिलेगा, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू लॉग a इंटू लॉग b, दैट इज लॉग a प्लस b के बराबर, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस आएगा नेचुरल लॉग ऑफ e माइनस EA डिवाइडेड बाय RT। इसको सॉल्व करोगे, EA डिवाइड बाय RT जो है वो पीछे आएगा, आपके पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस EA डिवाइडेड बाय RT नेचुरल लॉग ऑफ e। नेचुरल लॉग ऑफ a क्या होता है, 1 के बराबर होता है, सो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू होगा नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस EA डिवाइडेड बाय RT। इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐसे नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय RT को हम पहले लिखेंगे प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। अगर हम y और x के बीच में जो है वो ग्राफ बनाते हैं तो m आपका जो है वो स्लोप देता है, वैसे c जो है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। वही चीज यहाँ पे भी है, अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ k और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो उस केस में जो EA डिवाइडेड बाय r जो है वो क्या होगा, आपका स्लोप कहलाएगा, वैसे नेचुरल लॉग ऑफ a क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट। और चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव स्लोप आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, अगर आप इसको जो है कॉमन लॉग में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा 2.303 log k माइनस EA डिवाइडेड बाय R 1/t
प्लस 2.303 log T। अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2.3 के साथ, आपके पास आएगा log K इज इक्वल टू माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1/T प्लस आएगा आपके पास log T। तो अगर हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस साइड लगाओगे log K, यहाँ पे लगाओगे 1/T, आपके पास क्या आएगा, ग्राफ ऐसा जैसा आएगा। क्यों आएगा, दिस इज इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, और चूंकि ये माइनस है तो नेगेटिव स्लोप आएगा। और इस केस में क्या होगा, जो स्लोप होगा, स्लोप की जो वैल्यू होगी माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 R होगी, और ये जो वैल्यू इंटरसेक्शन की वो क्या होगी, log A होगी। और इस स्लोप से क्या हो सकता है, आपकी एक्वेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन इस इक्वेशन में क्या है, log A भी है, दैट इज एरिनियस कांस्टेंट या एरिनियस फैक्टर भी है, और वो जो है बहुत सारी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट नहीं होता। इस रिएक्शन, इस log A को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, दो कंडीशंस लेंगे। सपोज करते हैं कि जब मेरे पास टेम्परेचर T1 है, उस केस में जो K की वैल्यू है वो K1 है, और जब टेम्परेचर T2 है तो उस केस में जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है, वो K2 है। तो इस केस में जब हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग वाली जो है इक्वेशन लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ K है इज इक्वल टू माइनस EA डिवाइडेड बाई R 1/T, और था आपके पास प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A। ये इक्वेशन थी, शायद पीछे वाली इक्वेशन सेकंड थी, थर्ड थी, देख लेना। अगर इस इक्वेशन में हम ये दोनों वैल्यूज जो है वो क्या करें, वो पुट करें, तो आपके पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ K1 आएगा इज इक्वल टू माइनस EA डिवाइडेड बाई R 1/T1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A। याद रखना, एरिनियस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हर रिएक्शन के लिए सेम होगा, तो आप ये नहीं करोगे कि एक टेम्परेचर पे इसको जो है A1 वगैरह लेंगे, इट्स कांस्टेंट। वैसे ही नेचुरल लॉग ऑफ K2 किसके बराबर होगा, माइनस EA डिवाइडेड बाई R 1/T2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A के बराबर। ये इक्वेशन जो है कुछ भी रख लो, थर्ड रख लो, इसको जो है वो फोर्थ रख लो, ठीक है। जब थर्ड को जो है वो 4 में से जो है माइनस करोगे, आपके पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू होगा माइनस EA डिवाइडेड बाई R नेचुरल लॉग ऑफ A और A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या आएगा, माइनस EA डिवाइडेड बाई R 1/T2 प्लस EA डिवाइडेड बाई R 1/T1। इस A अपन और को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, आपके पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1, ये प्लस वैल्यू इसको पहले लेंगे, आपके पास क्या बनेगा, EA डिवाइडेड बाई R 1/T1 माइनस 1/, आप चाहो तो इसको लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास आएगा log K2/K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो यहाँ से कैलकुलेट होगी, और इस इक्वेशन में जो है वो log A नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एरिनियस इक्वेशन। और याद रखना, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेट कांस्टेंट होता है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है।